मेरे प्यारे बच्चों, आज बीकॉम थर्ड ईयर की क्लास मैं ऑनलाइन ले रहा हूँ क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस समय कोरोना एक संक्रमित बीमारी है जिसके चलते आप लोग कॉलेज नहीं आ पा रहे हैं और आपका कोर्स ड्रॉप हो रहा है। इसलिए हम लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आपका कोर्स बिल्कुल भी ना छूटे। चलिए देखिए, हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक की और अपने विषय की। ये बीकॉम थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए कॉर्पोरेट अकाउंट की क्लास है। पेपर फर्स्ट है और ये 100 मार्क्स का अभी तक CSJMU में 100 मार्क्स का पेपर आता है और इस पेपर का ऑप्शनल क्वेश्चन में आपको आंसर देने होते हैं। यानी क्वेश्चन आता है और उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आते हैं। इस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होता है और जब एक ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लेते हैं वही आपका आंसर होता है। यानी कि आपको ऑप्शन दिए होते हैं और उस ऑप्शन में से आंसर सेलेक्ट करना होता है। लेकिन मैंने इस पेपर को यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव से समझाया है क्योंकि जब आपको डिस्क्रिप्टिव आ जाएगा तो ऑप्शनल क्वेश्चन आसानी से आ जाएंगे और आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या होने वाली नहीं है। चलिए प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो शेयर का मतलब होता है अंश पत्र। और अंश पत्र क्या है, लेकिन उसके पहले हमको कंपनी के विषय में जानना होगा क्योंकि कंपनी का अस्तित्व जब ही होता है यानी शेयर का अस्तित्व जब ही होता है जब कंपनी क्रिएट होती है। और अगर इसकी बात करें तो शेयर का मतलब होता है अंश, और अंश की अगर हम बात करें तो पार्ट की बात आ जाएगी। यानी कितना पार्ट आपका है, कितना शेयर आपका है, कितना अंश आपका है, कितना रेशियो आपका है। इस तरह से मैनी क्वेश्चंस आपके सामने सिलेक्ट होने के लिए आ जाएंगे। बट मेरा सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में सबसे पहले हमें कंपनी के विषय में पढ़ना होगा। व्हाट इज कंपनी? कंपनी क्या है बेटे? कंपनी एक कह सकते हैं ऐच्छिक शेयर होल्डर्स की एक संस्था होती है, एसोसिएशन होती है, फर्म होती है। इसकी पूंजी जो होती है स्वयं की पूंजी होती है, यानी आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं। इसकी अपनी सील होती है और कह सकते हैं ये अमूर्त होती है, यानी अदृश्य होती है। इसको हम देख नहीं सकते, वी कैन नॉट सी, इसे बिल्कुल भी नहीं देख सकते। इट इज आर्टिफिशियल पर्सन और ये एक आर्टिफिशियल पर्सन कहलाती है। अब आर्टिफिशियल मीन्स बनावटी, और बनावटी का मतलब इसे किसी भी व्यक्ति के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, किसी भी पर्सन ने इसको मेंटेन किया है, इसलिए आर्टिफिशियल पर्सन कहलाती है। और इसकी एक सील होती है, स्टैंप होती है, जिसके ऑन बिहाफ पर ये वर्क करती है। इसको हम एज ए पर्सन यूज नहीं करते हैं क्योंकि जिस तरीके से इंडिया में एक पर्सन्स होते हैं, व्यक्ति होते हैं, एज ए सेम यूज किया जाता है बट होता नहीं। इसे आर्टिफिशियल माना जाता है एज ए पर्सन बट नॉट पर्सन। लेकिन हम बात करेंगे कंपनी एक्ट की। तो कंपनी एक्ट जो हमारा 1957 यानी कि 1957, लेकिन इसके पहले हम चले जाएंगे तो 1957 जो है ये आज़ादी का 1857 आज़ादी के बिगुल की लड़ाई थी 1857। और यहीं से कंपनी उस समय पर भारत में प्रवेश कर चुकी थी, इंटर कर चुकी थी। थोड़ी सी हिस्ट्री बता रहा हूँ मैं आपको। इंडिया में एंट्री कर चुकी थी 1857 में, और 1857 में एंट्री हो चुकी थी। कंपनी का एक अधिनियम बन चुका था और 1857 से लेकर के 1860, 66, 62 और 62 और 66 इनमें काफ़ी उतार चढ़ाव आते रहे, लेकिन कोई भी फिक्स नहीं हो पाया।
और उनमें बहुत सारे अमेंडमेंट होते रहे। एट लीस्ट हमारे पास सामने कंपनी एक्ट 2013 बनकर तैयार हुआ था और यही फॉलो किया गया। और बात आती है अमेंडमेंट की, अभी तक 4 अमेंडमेंट हो चुके हैं। जो लास्ट अमेंडमेंट कंपनी एक्ट 2013 में जो अमेंडमेंट किया गया था वो 2020 में किया गया है। लास्ट अमेंडमेंट 4th अमेंडमेंट 2020 में इस अमेंडमेंट को वेरीफाई किया गया है। तो इस तरीके से कंपनी की जो एक्ट की परिभाषा है सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 के अंतर्गत दिया हुआ है, वहाँ पर बताई गई है कंपनी की डिफिनीशन के बारे में। प्रोफेसर, अब हम बात करेंगे प्रोफेसर हैने। प्रोफेसर हैने के बारे में प्रोफेसर हैने के बारे में कि प्रोफेसर हैने ने क्या बताया। इनका कहना था कंपनी विधान द्वारा कृत्रिम एक व्यक्ति है, क्रिएटेड बाय लॉ। विधान द्वारा कृत्रिम एक व्यक्ति है। यह एक पृथक वैधानिक अस्तित्व रखती है। प्रथम वैधानिक अस्तित्व रखती है। इसको अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त है और इसकी सार्वमुद्रा होती है। कॉमन सेम सार्वमुद्रा, और इसकी सार्वमुद्रा होती है। तो ये कंपनी की डिफिनीशन प्रोफेसर हैने ने दी थी। अब इसी तरीके अगर हम चाहें तो कंपनी अधिनियम 2013, हमने भी बताया था कंपनी अधिनियम 2013 सेक्शन 20 सब सेक्शन 20 यानी सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 सेक्शन 2 और सब सेक्शन 20 कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 मैंने इसमें बताया है। इस सेक्शन के अंतर्गत कंपनी उसे कहते हैं जिसका समामेलन इस अधिनियम के अधीन अथवा पूर्व के किसी कंपनी अधिनियम में हुआ हो। यानी कि इसका कह सकते हैं कि जो कंपनी है और उस कंपनी का समामेलन होना अति आवश्यक है। अगर नहीं हुआ है तो कंपनी नहीं कहलाएगी, अगर हुआ है तो कंपनी की सीरीज में आएगी। तो ये डिफिनीशन हो गई हमारी कंपनी के विषय में। और कंपनी के विषय में मैं थोड़ी सी हिस्ट्री आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री नहीं बताता तो आपको प्रॉब्लम होगी कंपनी की हिस्ट्री को समझने में। थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारा देश आपको पहले से ही पता है कि 1857 के दौरान पर अंग्रेजों का आधिपत्य था। अंग्रेजों के राज्य थे, अपने देश में कैप्चर कर लिए गए थे और उनका शासन चलता था। इसलिए कंपनी एक्ट जो भी बना वो उन्हीं के रूल एंड रेगुलेशन के आधार को फॉलो कर दिया गया। उसमें हालांकि बहुत सारे चेंजिंग लाए गए और उन चेंजिंग में कोई कह सकते हैं कि सुधार नहीं आया। लेकिन आफ्टर दैट कंपनी एक्ट 1956 जब बनकर तैयार हुआ, ये आज़ादी के बाद का था, लेकिन फिर भी इसमें प्रॉब्लम थी कि उसे पुराने वाले रूल को जो 45 का हमारा पुराना 48 के पहले का जो प्रोसेस था उसी को फिर से मैच करते हुए नया रूल ले आए। आफ्टर दैट कुछ समय बाद इसमें और संशोधन हुए और 20वीं सदी के 21वीं सदी के आसपास आते आते कंपनी एक्ट 2013 तैयार हो गया और इस 13 में 4 अमेंडमेंट भी हो चुके हैं, जिनमें लास्ट अमेंडमेंट 2020 में किया गया है। एट लीस्ट हमारे पास ये कंपनी की समरी हो गई। अब इस कंपनी की समरी के बाद में हमको पढ़ना है कंपनी के विशेषताएं। एक कंपनी में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपनी। एक कंपनी में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, क्या क्या इसमें
विशेषताएं होनी चाहिए। सबसे है आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी अधिनियम के अनुसार कंपनी एक वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति है, और जब कंपनी एक वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति है तो इस तौर पर अगर हम देखें तो आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि पब्लिक के द्वारा बनाई जाती है या प्रमोटर्स के द्वारा बनाई जाती है और इसका निर्माण किया जाता है। कंपनी बनाने के लिए कंपनी के प्रमोटर्स कंपनी का निर्माण करते हैं। अगला है परपेचुअल एक्सिस्टेंस, यानी कि स्थायी स्वरूप। इसमें बात करेंगे कंपनी शेयर होल्डर्स की लाइफ पर निर्भर नहीं करती। कंपनी शेयर होल्डर्स के जो होते हैं वो विल बी चेंज, वो बदलते रहते हैं और कंपनी को इनकम्स जनरेट होती रहती है। यानी कि किसी भी शेयर होल्डर्स की डेथ हो जाती है या कोई शेयर होल्डर्स कह सकते हैं कि दिवालिया हो गया या पागल हो गया, इन केस ऑफ इस कंपनी का अस्तित्व परिवर्तित नहीं होता है और उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आती है। सेपरेट इंडिपेंडेंस एंटिटी। अब हम बात करेंगे सेपरेट इंडिपेंडेंस एंटिटी की, यानी कि अलग स्वतंत्र अस्तित्व। कंपनी का अपना एक अलग स्वतंत्र अस्तित्व होता है, यानी कि कंपनी का एक अपना अलग अस्तित्व होता है जिसमें जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो पूरी तरीके से स्वतंत्र होते हैं। उन्हें किसी प्रकार बाध्य करके कंपनी में इनबिल्ड नहीं किया जाता है। उन्हें किसी भी प्रकार बाध्य करके कंपनी में इनबिल्ड नहीं करते हैं, नहीं ऐड करते हैं, और कंपनी की संपत्ति कंपनी की ही होती है, ना कि इनके सदस्यों की होती है। इसमें इनके सदस्यों का उस पर कोई अधिकार नहीं होती है। और कंपनी के द्वारा अगर कोई कार्य किया गया है, यदि कंपनी के द्वारा कोई भी कार्य किया गया है तो उस कार्य पर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप उसके सदस्य नहीं कर सकते, क्योंकि वो कंपनी का डिसीजन है। कंपनी एक अलग व्यक्ति है और उसके द्वारा लिए गए निर्णय भी एक अलग है। क्योंकि सालोमन बनाम सालोमन केस में यह निर्धारित किया गया था कि सालोमन और सालोमन कंपनी दोनों एक ही व्यक्ति तो थे, लेकिन फिजिकल एक्सिस्टेंस होने के कारण या कह सकते हैं सेपरेट इंडिपेंडेंस इक्विटी होने के कारण वहां पर जस्टिस ने डिसीजन दिया था कि कंपनी अलग है और सालोमन अलग है। सालोमन और सालोमन कंपनी अलग है, इसलिए सालोमन अपनी लायबिलिटी लेने के लिए जो भी उनकी इनकम्स है, जो कंपनी के ऊपर लायबिलिटी है, उसे लेने के लिए वो लायबल हैं और उन्हें वो दिया जाना चाहिए। एज ए सेम नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी की जो लायबिलिटी होती हैं वो लिमिटेड होती है। सदस्यों का उत्तरदायित्व जो होता है वो उनके अंशों के मूल्य तक सीमित रहता है। जैसे किसी शेयर होल्डर्स ने 1000 शेयर परचेज कर लिए, तो इन केस ऑफ यानी कि कंपनी ने 1000 शेयर परचेज किए, तो ऐसी कंडीशन पर जो 1000 शेयर परचेज कर लिए हैं, किसने परचेज किए? शेयर होल्डर्स ने परचेज किए। तो ऐसी दशा में जो शेयर होल्डर्स होगा, अगर कंपनी के ऊपर कोई लायबिलिटी आती है तो शेयर होल्डर्स उसका लायबल होगा। इसलिए होगा क्योंकि वो उस कंपनी के अंश सदस्य हैं, क्योंकि जो शेयर होल्डर होता है वो कंपनी का सदस्य होता है। तो इन केस ऑफ कंपनी के सदस्य फिक्स होते हैं और फिक्स होने के कारण ये लिमिटेड लायबिलिटी तैयार हो जाती है। कॉमन सील, यानी कि अगला पॉइंट है सार्वमुद्रा। कॉमन सील को कहते हैं सार्वमुद्रा या कॉमन सील। कॉमन सील का अर्थ है कंपनी की अपनी सार्वमुद्रा होती है जिस पर कंपनी के अपने हस्ताक्षर होते हैं और उसी आइडेंटिफिकेशन हस्ताक्षर पर कंपनी वर्क करती है। और लोगो होता है, उसके जो सिग्नेचर होते हैं वो कृत्रिम होते हैं
और कंपनी इसी से अपने व्यापार को डेवलप करती है, यानी वही कंपनी की स्टैम्प थी, उसकी कॉमन सील है, उसी को ही वो इम्प्रूव करती है। ट्रेडमार्क्स वगैरह हो गए, ये सारे कुछ कॉमन सील के अंतर्गत आपके आ जाएंगे, यानी कि सार्वमुद्रा, और उसी को स्टैम्प भी उसकी मान्य होती है। ए कंपनी इज नॉट सिटीजन, बहुत ही अच्छा पॉइंट सर। ए कंपनी इज नॉट सिटीजन, एक कंपनी इज नॉट सिटीजन, एक कंपनी नागरिक नहीं हो सकती है। कंपनी की नागरिक होने का अर्थ है जब कोई कंपनी का संचालन, कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी का कंट्रोलर जहां पर होता है, कंपनी उसी देश की स्वदेशी या देसी कंपनी कहलाती है। तो उसी तरीके से ए कंपनी इज नॉट सिटीजन, कंपनी व्यक्तियों की तरीके वोटर आईडी के लिए मताधिकार नहीं कर सकती, यानी मत देने का अधिकार उसे प्राप्त नहीं है, वो कंपनी वोटिंग नहीं कर सकती है। इसलिए उसे कहा गया है कंपनी इज नॉट ए सिटीजन, कंपनी एक सिटीजन की तरह, नागरिक की तरह नहीं है। कंपनी इज ए आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी व्यक्तियों के द्वारा बनाई गई एक कृत्रिम संस्था है, कृत्रिम संस्था है, जो संस्था का अर्थ है एसोसिएट से, यानी एक ऐसी संस्था है जो मानव द्वारा लाभों को उद्देश्य कमाने के उद्देश्य से निर्मित की जाती है। इसे एक कंपनी हम लोग सिटीजन कहेंगे। और बात आती है नंबर, सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की संख्या 7 होती है। सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 7 होती है, जबकि अधिकतम संख्या के आधार पर होती है, जबकि अधिकतम संख्या उसके अंशों के आधार पर होती है। निजी कंपनी की स्थिति में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 2 और अधिकतम संघों की संख्या 200 तक हो सकती है। तो ये हमारा टॉपिक था कंपनी के विषय में और कंपनी बनाने के विषय में कि कंपनी का क्या रोल है। अब चूंकि हमारा टॉपिक है शेयर, तो यहाँ पर हम ज़्यादा कंपनी को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा कंपनी को डिफाइन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि फिर हमारा जो पॉइंट्स है शेयर का, जो हमें डिफाइन करना है, वो पार्ट हमारा बैलेंस रह जाएगा। जो पार्ट शेष बचेगा, जो इस टॉपिक में टॉपिक्स क्लियर नहीं हो पाएंगे, उन टॉपिक्स को हम लोग अगले वीडियो में, अगले सेशन पे सेकंड करेंगे। एक वीडियो के बाद सेकंड वीडियो कंटिन्यू आपको मिलता रहेगा। अब बच्चों बात आती है शेयर की, तो चूंकि मैं अब सीधे शेयर पे आ जाऊंगा और बाकी पॉइंट्स को मैं आगे नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। चलिए देखिए क्या मुझे बताना है। मेरे प्यारे बच्चों, बात को समझिएगा। अब मैं सीधे प्रैक्टिकल लाइफ पर थोड़ा सा आता हूँ। शेयर को कहते हैं अंश, शेयर होल्डर्स। कंपनी को रन करने के लिए जरूरत होती कैश की। कैश कंपनी के पास कहाँ से अगर आता है देखें तो कंपनी के पास कैश शेयर से आता है, डिवेंचर से आता है और बैंक से आता है। शेयर की बात करें, कंपनी किसी को जबरदस्ती नहीं करती है कि वो जबरदस्ती करे, भाई आपको मेरी कंपनी में ऐड होना है, भाई आपको मेरी कंपनी में ऐड होना है। अब कंपनी इस पैसे को इन्वेस्ट करती है। इन्वेस्टमेंट करती है। तो हम बात करेंगे कंपनी की, और कंपनी को जरूरत होती है कैश की। कैश क्यों जरूरत होती है? क्योंकि उसे बिजनेस डेवलप करना होगा, क्योंकि कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट होता है बिजनेस डेवलप करना। और जब कंपनी बिजनेस डेवलप करना चाहती है तो जाहिर सी बात है कि जब कंपनी बिजनेस डेवलप करेगी तो उसे कैश की जरूरत होगी। और भाई कैश कहाँ से आएगा उसके पास?
अब ये प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ गई, कैश कहाँ से आएगा। तो कैश की बात आई तो कैश कंपनी क्या करेगी, शेयर इशू करेगी, डिवेंचर्स इशू करेगी और बैंक इशू करेगी। अब जो शेयर्स इशू करेगी ये तो परचेज करेंगे शेयर होल्डर, शेयर होल्डर्स। बात को समझिएगा बच्चों, कंपनी को कैश की जरूरत होगी, कैश कंपनी के पास जो अंशपत्र होते हैं उनको इशू करेगी पब्लिक में, और पब्लिक जो पब्लिक उसे परचेज करती है उस पब्लिक को हम लोग कहते हैं शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स कहलाएंगे। शेयर होल्डर्स ने हमारे शेयर को परचेज कर लिया। चलिए भाई, अब सर आप बोलेंगे सर आपने तो डिवेंचर भी बताया था। हाँ भाई, मैंने डिवेंचर भी बताया था, क्योंकि कंपनी को कैश की जरूरत होती है, तो कंपनी कुछ पैसा तो बोलेगी आओ भाई आओ तुम आ जाओ मेरी कंपनी में पार्टनर बन जाओ, आओ भाई तुम भी आ जाओ मेरी कंपनी में पार्टनर बन जाओ। लेकिन अगर वो सभी लोगों को पार्टनर बना लेगी तो उसको फिर बिजनेस करने पर क्या प्रॉफिट होगा, बोलो बच्चों, क्या प्रॉफिट होगा। मुझे तो नहीं लगता फिर कंपनी को प्रॉफिट होगा। फिर तो जितना भी पैसा आएगा कंपनी को प्रॉफिट होगा, सारा प्रॉफिट विल बी डिवाइड इन शेयर होल्डर्स, पूरा का पूरा पैसा शेयर होल्डर्स में चला जाएगा। फिर कंपनी ग्रोथ क्या करेगी, इन केस ऑफ कंपनी तो फिर ग्रोथ कर ही नहीं सकती क्योंकि कैश है ही नहीं है। इसलिए कंपनी पूरी मनी को कभी भी शेयर होल्डर्स में इशू नहीं करती। हाँ, शेयर होल्डर से कैश जरूर वसूली करती है, कैश लेती है, और कोई प्रेशर भी नहीं करती कि नहीं तुम मेरी कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाओ। कंपनी के शेयर होल्डर्स ऑटोमेटिक जनरेटेड होते हैं, यानी कि शेयर होल्डर्स अपने आप शेयर परचेज करता है, और परचेज करने की प्रोसेस को ही हमें समझना है। यहाँ पर कैसे पेमेंट करता है, क्या करता है, कैसे शेयर परचेज करता है। मैं थोड़ा सा शॉर्ट पार्ट में आता हूँ, यानी मिड पार्ट में डिवेंचर। डिवेंचर ऐसे लोन होता है, लेकिन ये लोन कोई बैंक से लोन नहीं होता, ये लोन कोई बैंक से नहीं होता, ये लोन पब्लिक से होता है। जैसे पब्लिक से हम शेयर इशू करते हैं, ठीक उसी तरह से पब्लिक में डिवेंचर भी इशू करते हैं, और डिवेंचर पर कंपनी को जो परचेज करते हैं डिवेंचर होल्डर कहलाते हैं। जो डिवेंचर परचेज करते हैं और डिवेंचर होल्डर कहलाते हैं। भैया मैंने शेयर परचेज किया, मैं शेयर होल्डर हूं, मुझे क्या मिलेगा, मैं शेयर होल्डर हूं, मैंने कंपनी का शेयर परचेज किया, मुझे क्या मिलेगा, नहीं मालूम। चलिए बताता हूं क्या मिलेगा, अंश। सर अंश तो चैप्टर का ही नाम है। हाँ भाई, अंश मिलेगा, अंश मिलेगा प्रॉफिट का। जो कंपनी को प्रॉफिट होगा उसी का अंश मिलेगा, इसीलिए उसे हम लोग कहते हैं प्रॉफिट का अंश, यानी लाभांश। लाभ का अंश जो मिला डिविडेंड, लाभांश मिलेगा। तो भैया फिर डिवेंचर खरीदने पे क्या मिलेगा, क्योंकि फिर डिवेंचर को भी समझना है कि डिवेंचर खरीदने पे क्या मिलने वाला है। डिवेंचर खरीदेंगे, इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज। इसी तरीके से बैंक से लोन लेती है, तो उसको लोन से भी इनकम होती है, और यहाँ से भी पैसा मिलता है, यहाँ से भी मिलता है, और यहाँ से भी मिलता है। इस सारे पैसे को कलेक्ट करती है और कर देती है इन्वेस्टमेंट। अब बात आती है, कंपनी ने तो इन्वेस्टमेंट कर दिया, उससे बेनिफिट क्या होगा भाई, इन्वेस्ट तो करेगी, क्योंकि व्यापार करना है। तो व्यापार करने के लिए उस पैसे को शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म
शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म।